हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट एसिड की कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है एसिड के बारे में कि एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, एसिड के टाइप्स कितने हैं एंड एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों के डिस्कशन के बाद हम लोग एसिड से रिलेटेड जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी में देखिएगा पेज नंबर 22 इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एसिड से ही रिलेटेड है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे लिखा गया है बोर्ड पे, आप उसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये है, व्हाई शुड कार्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल। तो ब्रास एंड कॉपर वेसल में आप कार्ड एंड सोर सब्सटेंस को नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, उसका रीजन बताना है आपको। आप जानते हैं कि कॉपर ये मेटल होता है और ब्रास ये भी मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग सोर सब्सटेंसेस को क्यों नहीं रखते हैं, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल। ये हम लोग इसीलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अगर हम लोग कार्ड एंड सोर सब्सटेंसेस को रखते हैं, क्योंकि कार्ड एंड सोर सब्सटेंसेस ये दोनों आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। कार्ड भी सोर टेस्ट का होता है और ये सोर सब्सटेंसेस तो सोर होगा ही, मतलब ये दोनों एसिड होते हैं। और एसिड को जब हम लोग किसी मेटल में रखेंगे, मेटल के पॉट में या मेटल वेसल में रखेंगे, तो क्या होगा कि वो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके कोई टॉक्सिक कंपाउंड बना लेगा। जब हम लोग उसका कंजम्पशन करेंगे, जब हम लोग उसको इनटेक करेंगे, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एसिड को या कर्ड या सोर सब्सटेंसेस को मेटल के वेसल में नहीं रखते हैं क्योंकि रिएक्शन हो जाती है। इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि कार्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। आपने टेस्ट भी किया, टेस्ट के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कार्ड एसिडिक इन नेचर होता है। कार्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर एंड वी नो दैट एसिड अटैक मोस्ट ऑफ द मेटल। और हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, तो एसिड क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा, मतलब उसका अटैक करेगा मेटल पर एसिड। तो जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, हेंस इफ एसिडिक सब्सटेंसेस लाइक कार्ड और अदर सब्सटेंसेस आर केप्ट इन अ कॉपर एंड ब्रास वेसल, जब हम लोग किसी कार्ड एंड सोर सब्सटेंसेस को इन वेसल्स में रखते हैं, कॉपर एंड ब्रास वेसल्स में रखते हैं, दे रिएक्ट टू फॉर्म अ टॉक्सिक कंपाउंड। तो वो क्या करते हैं, रिएक्ट करके टॉक्सिक कंपाउंड बना लेते हैं एंड मेक द फूड स्टफ अनफिट फॉर कंजम्पशन, जो कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही मतलब हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, ठीक है। और टॉक्सिक कंपाउंड है ये, तो टॉक्सिक जहरीला होगा ही। इसीलिए आप ध्यान रखें कि सोर सब्सटेंसेस को या कार्ड को हम लोग किसी मेटल के वेसल में नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है और नया टॉक्सिक कंपाउंड फॉर्म होता है और उसके कंजम्पशन से हमारी बॉडी ये अनफिट होता है फॉर कंजम्पशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप आंसर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन सेकेंड है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। तो ये चीज आपने पढ़ा है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इस चीज को आपने पढ़ा है कि व्हेन एसिड, स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे इसका आंसर, कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये चीज हमको पता है, हमने प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे पूछा है विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट का आंसर क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट क्या है, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। इसको हम लोग को एक एग्जांपल से दिखाना है। तो एक एग्जांपल आप ले लो, कोई सा भी सिंपल एग्जांपल ले लो आप, या देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले रहे हैं
लाइक आपने ले लिया जिंक और मेटल ले लिया आपने जिंक, और एसिड आपने ले लिया है, एसिड आपने ले लिया यहाँ पे H2SO4, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसको एग्जांपल से दिखाना था, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप जानते हो कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस ये है H2, यहाँ से ये H2 लिबरेट हो जाएगा, H2 यहाँ से H2 ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, और सॉल्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, Zn और SO4। और आप जानते हैं स्टूडेंट Zn की वैलेंसी होती है +2 एंड SO4 पे होता है -2 चार्ज। दोनों चार्ज सेम है, इक्वल चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा स्टूडेंट ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट। ये क्या है स्टूडेंट, जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाना था, वो भी हो गया, जिंक सल्फेट। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है स्टूडेंट, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को कैसे आप डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी में अगर आप करते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको एसिड दिया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें आपने जिंक मेटल को डाला। ठीक है, जिंक मेटल डालने पर वहां पे एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो वहां पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गैस रिलीज हो रही है। तो जब अगर हाइड्रोजन गैस है वहां पे और हम लोग बर्निंग कैंडल लेकर के उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पॉप साउंड क्रिएट होता है। यू कैन से हाइड्रोजन गैस बर्न्स, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, आवाज आती है, इसमें पॉप साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये इसके टेस्ट के लिए है कि आप हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को कैसे आप लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। तो आप जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे एक गैस रिलीज होगी, वो हाइड्रोजन गैस होगी। अगर वो हाइड्रोजन गैस है, इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर जाएंगे। अगर टेस्ट ट्यूब के माउथ पे बर्निंग कैंडल लेकर के आप गए और वहां पर पॉप साउंड आता है, तो वो हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो ये सेकेंड टेस्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और उसका एक एग्जांपल दिखाना था, और उसके प्रेजेंस को कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। पॉप साउंड अगर क्रिएट करता है तो हाइड्रोजन गैस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, टेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे आप ए कंपाउंड लेंगे, मेटल कंपाउंड एक ऐसा है, ए है आपका एक मेटल कंपाउंड, इसको हम लिख देते हैं ए मेटल कंपाउंड। ये ए मेटल कंपाउंड जो है ये रिएक्ट कर रहा है विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड, आप बस HCl लिखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूसेस। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, टू प्रोड्यूसेस इफर्वेसेंस। इफर्वेसेंस में एक गैस होती है जो आवाज के साथ निकलती है। ठीक है, तो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हो तो वहाँ पे एक गैस रिलीज होती है, उस आवाज के साथ निकलती है। ठीक है, तो उस गैस को, उसको हम लोग इफर्वेसेंस बोलते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला ए मेटल कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इफर्वेसेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द गैस, जो गैस इसमें से इवॉल्व हो रही है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो गैस क्या कर रही है, जैसे आप बर्निंग कैंडल है उसको एक्सटिंग्विश कर रही है। अगर वो गैस बर्निंग कैंडल के पास आ जाए तो बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि एक फायर एक्सटिंग्विशर आपने सुना होगा, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें कौन सी गैस होती है, उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही जो कैंडल बर्न होती है उसको एक्सटिंग्विश कर देती है। ऐसा होता क्यों है, ये भी चीज आप समझ लो स्टूडेंट। होता क्या है कि
कोई भी चीज बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, तभी वो चीजें बर्न होंगी। और अगर हम लोग वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वेट ज्यादा होता है, ठीक है, वो जिसका वेट ज्यादा होता है तो वो पहले चली जाती है उस आग के पास, और जो ऑक्सीजन आने वाली रहती है एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन जो बर्निंग कैंडल को मिल रही थी, अब वो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन जो बाहर से आ रही है उसको रेसिस्ट करेगा, उसको रोकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का वेट ज्यादा होता है, वो पहले आ गई, ठीक है, और ऑक्सीजन को रेसिस्ट कर रही है, रोक रही है, जिससे ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, और ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच पाएगा तो बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाती है, ठीक है, बुझ जाती है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैस रिलीज होती है जिससे कोई भी चीज जलती हुई चीज बुझ जाती है, उसका रीजन यही होता है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है, उसका वेट हैवी होता है, वो हैवी होती है, जिसकी वजह से वो रेसिस्ट करती है जो ऑक्सीजन आने वाला रहता है। तो यहाँ से हमको पता चला कि गैस इवॉल्व हो रही है, एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल को वो एक्सटिंग्विश कर दे रही है। तो यहाँ से पता चल गया कि वो गैस कौन सी है स्टूडेंट, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और बता दिया है कि एक कंपाउंड और बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो रहेगा कैल्शियम क्लोराइड, जो प्रोड्यूस होगा एक कंपाउंड वो रहेगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, Ca की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा CaCl2, ठीक है, दो चीजें हमको पता चल गई, प्रोडक्ट में दो पार्ट आपको पता है, बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और यहाँ पे एक और कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो है कैल्शियम क्लोराइड, उसका भी फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब ये कंप्लीट रिएक्शन करना है और इसको बैलेंस भी करना है, ये चीज इस क्वेश्चन में करना है आपको। तो स्टूडेंट देखो, पहली बात तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इसका मतलब रिएक्टेंट में क्या होगा, कार्बोनेट, ये आप याद कर लो टाइप से, ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आता ये चीज, अभी फिलहाल के लिए इसको आप याद कर लो, कभी भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इसका मतलब रिएक्टेंट में क्या है स्टूडेंट, कार्बोनेट है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनेट होगा रिएक्टेंट के अंदर, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। मेटल यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेटल क्या है, मेटल वाला पार्ट स्टूडेंट ओनली कैल्शियम है, तो यहाँ पे मेटल कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेटल कंपाउंड आपको लेना है तो कैल्शियम होगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से ही हमको पता चला कि कार्बोनेट होगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट पे -2 चार्ज, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के जो फॉर्मूला बनाएंगे वो रहेगा CaCO3, मेटल कंपाउंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CaCO3, मेटल कंपाउंड ये हो गया। ए आपसे पूछा था, आपने ए बता दिया, कैल्शियम कार्बोनेट होगा ए, मेटल कंपाउंड, ये मेटल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैसे पता चला, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको एक मेटल दिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ये कैसे पता चला, ये यहाँ से पता चला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर कार्बोनेट है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया ए, और ये स्टूडेंट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ से दो कंपाउंड तो बना ही दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई स्टूडेंट, ये देखो, ये रिएक्शन का टाइप हमने पढ़ा है एसिड की प्रॉपर्टी में कि मेटल कार्बोनेट, ये है स्टूडेंट मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये आपने प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करो, एसिड में इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो किस टाइप की रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट एसिड की रिएक्शन होती है, वहां से क्या बनता है स्टूडेंट, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, कैल्शियम का 1 एटम रिएक्टेंट की साइड है, प्रोडक्ट की साइड भी 1 एटम है, कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन देखो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन चेक करते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है, बस इसको आप 2 कर दीजिए, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, अगर फिर भी डाउट आता है तो इसको पूछिएगा, ठीक है।
स्टूडेंट हम लोगों ने एसिड की थ्योरी में एक पॉइंट नहीं पढ़ा था, उसको यहाँ पे पढ़ लो। डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड, कोई भी आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड होता है उसको डाइल्यूशन कैसे करते हैं, उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं, मतलब उसको हल्का कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग को पढ़ना है। स्टूडेंट आप सबको पता है कि कंसंट्रेटेड एसिड से अक्सर बोला जाता है कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है, इसको टच मत करो। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वो बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है, वो जहाँ पे भी आपकी स्किन पे पड़ेगा वो बर्न हो जाएगी स्किन, तो ये बर्निंग सेंसेशन इसका होता है, इसलिए कहा जाता है कि कंसंट्रेटेड एसिड से आप थोड़ा सा दूर रहो। अगर आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड है उसको डाइल्यूट करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, उसका डाइल्यूशन करते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि हीट इवॉल्व होती है, उसमें से हीट रिलीज होती है जैसे ही आप उसको कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर होगा तो यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी, और जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है आप जानते हो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे बोला है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, जब भी आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो वो चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे आप किसी भी एसिड को आपको डाइल्यूट करना है तो आपको क्या करना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसमें करना क्या होगा। डाइल्यूट करने के लिए आपको बीकर में, पहले आपको बीकर में क्या लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा, वाटर लेंगे और उसके बाद आप उसमें एसिड ऐड करेंगे, ठीक है। वाटर आपने लिया है, जितना भी आपका जितना ml आपको बनाना हुआ डाइल्यूट एसिड, उस हिसाब से आप लोग ये काम करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने वाटर लिया है उसमें एसिड डालेंगे, थोड़ा सा एसिड आपने ऐड किया, उसको कंटिन्यूअसली शेक करते रहेंगे, उसको हिला करके उसको ठंडा करेंगे, क्योंकि जब भी आप एसिड डालेंगे वाटर के अंदर इसमें से हीट इवॉल्व होगी, और हीट इवॉल्व होती है तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एसिड जो जिसमें फुल्ली कंसंट्रेटेड था अब वाटर के अंदर जाकर के वो डाइल्यूट हो जा रहा है, अब उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है। अब बर्निंग सेंसेशन कम हो जाएगा इस एसिड का, ठीक है। ऐसे ही थोड़े थोड़े वाटर में एसिड आप ऐड करते रहेंगे। एसिड को ऐड करना है वाटर में, ये चीज ध्यान देना। ये प्रोसेस जब आप करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक होगी, बट इस प्रोसेस के अंदर हीट कम इवॉल्व होगी, जिससे आपका जो फेस है वो सेफ रहेगा। अगर इसका उल्टा आप कर देते हैं, एसिड के अंदर अगर यहाँ पे आपने एसिड ले लिया, एसिड में आप वाटर डालते हैं, तो जैसे ही आप एसिड में वाटर डालेंगे तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, जो हमारे फेस को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है, उसको बर्न कर सकती है। तो ये चीज ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो आपको पहले बीकर में वाटर लेना है, उसके बाद उसमें एसिड डालना है, और स्लोली एसिड डाल करके उसको स्टीयरिंग से कंटिन्यूअसली हिलाना है, शेक करते रहना है, ठीक है। ये डाइल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट। इसके अलावा इसमें देखो कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विद वाटर, वाटर एसिड के साथ ये दोनों मिक्स करेंगे तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ कंसंट्रेटेड एसिड इज डाइल्यूटेड, जब किसी आप कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हीट इज प्रोड्यूस, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, एंड द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर डाइल्यूशन कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आप लोग लिख लो कि डाइल्यूट अगर आप कर रहे हो, लाइक आपको दिया गया है नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें मतलब वाटर में आप नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, इसमें आप जानते हो कि नाइट्रिक एसिड की ब्रेकिंग होती है स्टूडेंट H+ एंड NO3-, ये एसिड का पार्ट है तो ये H+ आयन लूज करेगा, तो यहां से H+ आयन वाटर के पास जाएगा, ठीक है, जो इसके अंदर H+ आयन है वो निकल करके वाटर के पास जाएगा, तो वाटर क्या करेगा, इस H+ आयन को गेन करेगा, तो ये वाटर H2 था, एक हाइड्रोजन आ रहा है, H3 हो जा रहा है O, और एक हाइड्रोजन के पास यहाँ से प्लस भी आएगा, ठीक है, ये प्लस वाला आ रहा है क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसकी ब्रेकिंग हमने नहीं किया है, और NO3 ये माइनस है, मतलब NO3- यहाँ पे बना, प्लस इसमें क्या होगा स्टूडेंट, हीट भी इवॉल्व होगी क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो इस रिएक्शन के थ्रू।
आप रिएक्शन ना दिखाना चाहो कोई बात नहीं, बट ये जानो आप कि किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो वहां उस केस में हीट प्रोड्यूस होती है, और अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोग कुछ होमवर्क भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 10 एंड 14, ये 5 क्वेश्चन है। इसको आप लोग होमवर्क वाली कॉपी पे नोट करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, और अगर फिर भी डाउट होता है तो आप पूछिएगा, बट ये कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पढ़ी है और उसी में से ही क्वेश्चन है ये। इसके अलावा स्टूडेंट आपका यूनिट टेस्ट के बारे में हम बता दें। यूनिट टेस्ट में क्या आएगा, यूनिट टेस्ट में आज तक जितना पढ़ाया गया है वही आएगा, मतलब चैप्टर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट चैप्टर ये आपका रहेगा फर्स्ट चैप्टर। इसके अलावा सेकंड चैप्टर का जो स्टूडेंट एसिड का पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है, एसिड का पार्ट ये आएगा। सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में से ओनली एसिड का पोर्शन आएगा, मतलब आज तक जितना भी हम लोगों ने एसिड पढ़ा है वो आएगा, और फर्स्ट चैप्टर भी इसके साथ में आएगा। ये आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस है, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए और क्वेश्चन भी अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम देंगे ताकि आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो। इसलिए आप जब डीपली पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।